गुड मॉर्निंग। आज हम एक टॉपिक अपना +1 का डिस्कस करने जा रहे हैं जो ना तो ढंग से न्यूटन्स लॉ में बच्चा कर पाता है, ना आगे सेंटर ऑफ मास में कर पाता है। ये फोर्स का भी टॉपिक है, सिलेबस में फोर्सेस वाले चैप्टर में भी मिलता है, कुछ बुक्स में सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में मिलता है। तो आज हम थोड़ा डिस्कशन उस टॉपिक पे ले रहे होंगे। चलिए देखते हैं, सीखते हैं क्या ये टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक है इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्सेस। impulse and impulsive forces. Now this is the topic. बच्चे करते क्या हैं, न्यूटन्स लॉ वाला पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं, बहुत ढंग से पढ़ जाते हैं, लेकिन जब ये वाले सवाल आते हैं ना, खासकर इम्पल्सिव फोर्सेस वाले, तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे ये टॉपिक है, कहाँ हम करें, कैसे करें। सबसे पहले इसमें जो टर्म आ रही है इम्पल्सिव फोर्सेस, इसका क्या मतलब है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक होता है नॉर्मल फोर्स, आप किसी के धक्का मार रहे हो, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। एक आप किसी के थप्पड़ लगा रहे हो, थप्पड़ लगाया, वो कैसा फोर्स है? कॉन्टेक्ट थोड़ी सी देर रहा, भाई किसी के थप्पड़ यूं लगाते क्या, ले भाई मुंह पे फोर्स लगा लिया, अब लगाओ भाई 3 आदमी जोर, ऐसे तो नहीं लगाते हम। थप्पड़ जब होता है, थप्पड़ लगने से जस्ट पहले कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, थप्पड़ लगने के जस्ट बाद भी कॉन्टेक्ट नहीं है, कुछ मिली सेकेंड के लिए हाथ का मुंह से कॉन्टेक्ट होता है, लेकिन एक जबरदस्त फोर्स लगता है। दीज आर द फोर्सेज विच आर नोन एज इम्पल्सिव फोर्सेज। दीज आर ऑफ large magnitudes. These are the forces of large magnitudes acting for a very small time. These are the forces of large magnitude acting for a very very small time. अक्सर हम impulsive forces को जब ग्राफिकली दिखाते हैं तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनता है। जब तक कांटेक्ट नहीं हुआ, फोर्स नहीं लगा, एकदम से फोर्स बढ़ेगा और कांटेक्ट होते ही ये फिर से, कांटेक्ट हटते ही फिर से जीरो। और ये जो टाइम है डेल्टा टी, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, टेंड्स टू जीरो। और ये जो फोर्स गया है, एंड दिस इज अ लार्ज फोर्स, लार्ज मैग्नीट्यूड का ये फोर्स है। इस तरह के जो फोर्सेज होते हैं उनको हम कह दिया करते हैं इम्पल्सिव फोर्सेज। एग्जाम्पल, इम्पल्सिव फोर्स के एग्जाम्पल: स्लैप, किसी के थप्पड़ लगाना; हिटिंग विद अ हैमर, आप कील को, नेल को हथौड़े से स्ट्राइक करते हो, ये भी इम्पल्सिव फोर्स है। स्ट्राइकिंग बॉल विद अ बैट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेज। ये सारे के सारे आपके इम्पल्सिव फोर्सेज हैं। अब इम्पल्सिव फोर्सेज क्यों विशेष हैं, क्यों अलग हैं हमारे नॉर्मल न्यूटन्स लॉ वाले क्वेश्चंस और उन सब चीज़ों से, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि जब इम्पल्सिव फोर्स लगते हैं तो उस समय लगने वाले नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज को आप इग्नोर कर सकते हो। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं, जैसे वेट, स्प्रिंग फोर्स, ये सब नॉन इम्पल्सिव टाइप है। अगर कोई इम्पल्सिव फोर्स लगा है तो उस दौरान आप इन फोर्सेस को इग्नोर कर सकते हो न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए। देखो आगे देखते हैं, हम एक बार सीखते हैं चीजें। अब इम्पल्सिव फोर्स को पहचानना सीखिए पहले, उसके बाद हम इम्पल्स की तरफ चलेंगे। पहले हम इम्पल्सिव फोर्सेस को पहचानना सीखें। देखो, सबसे पहला पॉइंट, जितने भी वेट, स्प्रिंग फोर्स, ये जो कंजर्वेटिव टाइप फोर्सेज हैं, ये जो कंजर्वेटिव टाइप फोर्सेज हैं, दीज आर इम्पल्सिव, दीज आर नॉन इम्पल्सिव। ये कहीं भी कभी भी इम्पल्सिव नहीं होते हैं, ये एकदम से झटका नहीं दे सकते हैं ये वाले फोर्स। दूसरा, जो इस तरह के फोर्स बच गए हैं, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, दीज फोर्सेस में बी इम्पल्सिव, ये झटका दे भी सकते हैं और
नॉन इम्पल्सिव। ये नॉर्मल भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, ये झटका भी दे सकते हैं, ये सिंपल भी हो सकते हैं, ये दोनों तरह के होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं, पहचानना सीखते हैं कि फोर्स कब इम्पल्सिव होगा। सपोज ये एक स्ट्रिंग है, नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग, इसके साथ एक बॉल अटैच है और बॉल का मास है m, और इस बॉल पे आके ना कोई एक बॉल यहां से टक्कर मारती है, यहां से ऊपर से। तो जो टकराते समय जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, टकराते समय इस पे इधर लगा, इस पे इधर लगा, टक्कर का नॉर्मल हमेशा इंपल्सिव होता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का स्मॉल टाइम के लिए लगने वाला फोर्स होता है, तो दिस इज ऑलवेज इंपल्सिव। mg, mg नॉन इंपल्सिव, mg जो होगा पक्का वो नॉन इंपल्सिव होगा, mg इज नॉन इंपल्सिव। लेकिन अब जो रस्सी की टेंशन है, ये इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव? तो एक बात दिमाग में रखो कि इंपल्सिव फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स को इंपल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर सकता है। इस बॉल का अगर मैं एफबीडी देखूं, बॉल का, इस येलो बॉल का, तो इस पे एक तो नीचे लग रहा है mg, लेकिन एक नॉर्मल इधर लगा है, इधर। उस नॉर्मल का एक कंपोनेंट, लेट दिस एंगल भी थीटा, एन कोस थीटा, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये चलेगी नहीं वर्टिकली, ये चल नहीं सकती, रस्सी की लंबाई फिक्स है, तो वर्टिकली तो ये चल ही नहीं सकती है। इसका मतलब टेंशन का काम है इसको और इसको बैलेंस करना, और क्योंकि ये इंपल्सिव है तो इस वजह से यहाँ जो टेंशन है वो भी कैसी हो जानी है, इंपल्सिव। जबकि इसकी जगह अगर टक्कर ऐसी होती कि ये बॉल यहां से आके टक्कर मारती, तो अब नॉर्मल इधर होता, अब अगर रस्सी में टेंशन है भी तो वो नॉन इंपल्सिव टाइप कैटेगरी में चली जाएगी, जबकि यहां वो आपकी इंपल्सिव थी। तो इस तरह से हमें फोर्स पहचानने आने चाहिए। अगर इस रोप की जगह मैं स्प्रिंग लगा देता, अगर इस रोप की जगह मैं स्प्रिंग लगा देता, स्प्रिंग, तो इस केस में भी और इस केस में भी दोनों बार स्प्रिंग फोर्स नॉन इंपल्सिव होता, स्प्रिंग फोर्स कैन नेवर बी इंपल्सिव। अगर मैं इन रोप की जगह दोनों में रोड लगा देता, रोड, मेटल रोड, तो दोनों केस में जो मेटल का फोर्स होता, रोड का जो फोर्स होता ब्लॉक पे, बॉल पे, वो इंपल्सिव होना था। रस्सी लगाई है, एक केस में इंपल्सिव, एक में नॉन इंपल्सिव। स्प्रिंग लगाई होती, दोनों ही केस में आपका नॉन इंपल्सिव, और रोड लगाई होती तो दोनों ही केस में आपका इंपल्सिव। अब देखो इंपल्सिव फोर्सेज हमने पहचानने सीखे। अब बात आती है कि इसमें एक टर्म हमने यूज की, इंपल्स। सिंबल उसको आप जे भी दे सकते हो, आई भी दे सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स इज नोन एज इंपल्स। सिंपली इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। कोई भी इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, उसका क्या इफेक्ट हुआ? इफेक्ट का मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कॉज्ड बाय दैट इंपल्सिव फोर्स, दिस इज द इंपल्स। और इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी वो वही बनेगी जो मोमेंटम की है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर 1 न्यूटन सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ इंपल्स। ये क्वांटिटी है जो इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स को बयां करती है, बताती है कि क्या होता है। चलिए अब देखते हैं, हम कोई एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम इंपल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। वो क्या कहती है? जैसे सपोज कहीं लिखना हो इंपल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो वो लिखें इंटीग्रल एन डी टी। ये जे है, ये जे, इंटीग्रल एन डी टी, दिस इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वेक्टर फॉर्म में, मतलब डायरेक्शनल इक्वेशन है ये। हम इसको लगाना अभी सीखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहली बात, मान लो जैसे सपोज ये एक बॉल थी, बॉल का मास था m। हमने क्या किया, इस रस्सी को ना थोड़ा सा ऊपर उठाया और हम इस बॉल को यहाँ उठा लेंगे, और ये रस्सी लूज है अभी इस तरह से, और इसके लोअर पॉइंट से
इसके लोअर पॉइंट से फिलहाल ये रोप मान लीजिए कितना नीचे है, h नीचे है, यहां से इसको रिलीज किया, रिलीज, और आपको बताना है फाइंड द impulse of tension, find the impulse of tension at the instant when the string becomes taut। जब ये रस्सी टाइट होती है तो उस वक्त आपको बताना है इंपल्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। तो अब हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो झटका तो लगेगा रस्सी में, जब तक रस्सी लूज है उस बॉल का फ्री फॉल हो रहा होगा, और एकदम से उसको झटका लगेगा, अरे भाई रुकना पड़ गया, अच्छी खासी स्पीड से जा रही थी, अरे भाई रुकना पड़ गया। बंजी जंपिंग आपने सुनी है, अगर उसमें ऐसी रस्सी यूज कर लेना और एकदम झटका लग जाए तो आदमी मर जाए वहां पे। उसमें रोप ही ऐसी फ्लेक्सिबल होती है कि आपके एकदम से झटका ना लगे, इंपल्सिव फोर्स ना लगे, नहीं तो बड़ा बुरा हाल हो। अब देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखिए, एक होता है जस्ट बिफोर, रस्सी टाइट होने से जस्ट पहले, और एक होगा जस्ट आफ्टर, रस्सी टाइट होने के जस्ट बाद। जस्ट बिफोर जो बॉल एम है वो कुछ स्पीड गेन कर चुकी होगी, और आप देखो अब यहाँ फिजिक्स नहीं, यहाँ कॉमन सेंस है। फिलहाल ये यहाँ से एच हाइट ऊपर है, जैसे आप इसको छोड़ोगे बॉल एच हाइट तो ये चलेगी, लेकिन उस वक्त भी रस्सी ढीली है, बॉल को एच और चलना पड़ेगा तब जाके रस्सी टाइट होगी। यानी कि टोटल जो बॉल नीचे आने तक चली दैट इज 2h। इट मीन्स बॉल ने जो स्पीड गेन कर ली होगी, मैं v1 कहता हूं काइनेमेटिक्स से, 2 इंटू जी इंटू डिस्टेंस √2gh, तो √2 g इंटू 2h, ये डिस्टेंस बॉल ने कंप्लीटली कवर किया यहाँ तक। जस्ट आफ्टर अगर मैं देखता हूँ, जस्ट आफ्टर ये रेस्ट पे आ गई है, रेस्ट पे आ गई है, तो इसका p फाइनल मोमेंटम इज 0। नाउ p इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर m इंटू 2 से 2 बाहर आ गया और √2gh। अब देखो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा के ना हम इसका इंपल्स निकालेंगे, कैसे वो बताता हूँ। आपकी इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन है जे टेंशन मतलब इंटीग्रल t dt। मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया क्योंकि टेंशन ऊपर लग रही है, इस पे रस्सी पे एकदम से जो टेंशन लगेगी, इस रस्सी पे एकदम से जो टेंशन लगेगी वो ऊपर लगेगी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ना ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। तो जे टी इंटीग्रल टी डी टी, दिस इज पी फाइनल, पी फाइनल है ये, दिस इज 0 माइनस पी इनिशियल। अब पी इनिशियल डाउनवर्ड है और आपने डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी मान रखी है, ऊपर, तो पी इनिशियल लिखा जाएगा माइनस m इंटू v1। तो इम्पल्स ऑफ टेंशन आ गया m इंटू v1, और v1 हमारे पास था, इम्पल्स ऑफ टेंशन आ गया m इंटू 2, यहाँ से 2 बाहर आ रहा है, और इंटू √gh। नाउ दिस इज द इम्पल्स ऑफ टेंशन। टेंशन ने जो झटका दिया उसके कारण जो मोमेंटम चेंज हुआ वो आपका होता है इम्पल्स। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। दिस इज द इम्पल्स, ये इम्पल्स है यहाँ पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक बार इस इम्पल्स को समझने के लिए। देखो ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, एक ढीली रस्सी है और बस यहाँ इसको पकड़ रखा है, मास है m2। सपोज ये लेंथ है l एंड लेंथ ऑफ रोप इज 2l, मतलब रस्सी अभी ढीली है। यहां से क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, और रिलीज करते ही ये नीचे आता है, झटका लगेगा एकदम से जब रस्सी टाइट होगी, मतलब जब ये एल और चल के आ चुका होगा तो रस्सी टाइट होगी। लेकिन इस बार ऊपर फिक्स नहीं है, पिछली बार ऊपर फिक्स था, इस बार m1 भी चल सकता है। तो ये वाला केस हम देखते हैं, इस बार जो है ना वो m1 भी चल सकता है, यहाँ पे ये वाला केस हम देख रहे हैं। देखिए
जैसे ही आपने इसको रिलीज किया, जैसे ही आपने इसको रिलीज किया, अब हम देखते हैं कि क्या होगा। जैसे ही आपने इसको रिलीज किया, ये एल लेंथ नीचे चल के आएगा, तो नीचे पहुंचने से जस्ट पहले अब हम क्या निकालना चाहते हैं, अगेन इम्पल्स ऑफ टेंशन निकालना चाहते हैं कि क्या होगा। नीचे पहुंचने से जस्ट पहले इसमें कुछ मोमेंटम आया होगा। कितना मोमेंटम आया होगा, m2 इंटू √2gl। पहुंचने के जस्ट बाद इसकी स्पीड कम जरूर हुई होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। मैंने उस स्पीड को v बोल दिया। और अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कारण ऊपर वाला भी चल पड़ा है कितनी स्पीड से, v से। ये टेंशन जो लगी इस पे इधर लगी और इस पे इधर लगी। ये वाला तो डायग्राम है जस्ट बिफोर, ये वाला तो डायग्राम है जस्ट बिफोर, और ये वाला डायग्राम है जस्ट आफ्टर। एक है जस्ट बिफोर और एक है जस्ट आफ्टर। देखो, इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों को आप देखिए, दो वेरिएबल्स हैं। मुझे जे टी नहीं पता इम्पल्स ऑफ टेंशन, और मुझे वी भी नहीं पता कि झटके के बाद फाइनल स्पीड क्या होने वाली। मैं m1 को देखता हूं, m1 को देख के मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, उस पे आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। इंटीग्रल टी डी टी बराबर पी फाइनल m1v माइनस पी इनिशियली रेस्ट पे रखा है तो 0। एक इक्वेशन ये। अब आप m2 को देखिए, उस पे ऊपर लगा है इम्पल्स, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इंटीग्रल टी डी टी। अच्छा, उस पे mg भी लग रहा होगा, लेकिन जब भी इम्पल्सिव इक्वेशन बनाएंगे ना, नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज को आप हमेशा इग्नोर करेंगे, उनको दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इंटीग्रल टी डी टी इज इक्वल टू m2 इंटू वी, m2 इंटू वी। नाउ v इज फाइनल v माइनस। अच्छा, मैंने एक और बात, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली है, तो ये मोमेंटम नेगेटिव होगा। माइनस जस्ट पहले जो मोमेंटम है दैट इज m2 इंटू √2gl। तो ये देखो, दिस इज इम्पल्स ऑफ टेंशन माइनस m2v प्लस m2 इंटू √2gl। एंड अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं, तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके आ रही है, इम्पल्स ऑफ टेंशन इज इक्वल टू m1v। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, two unknowns and two equations. I think you can easily solve these two equations for these two unknowns. Now this was the concept of impulse. Examples और भी हैं, लेकिन कम से कम हमने एक चीज सीख ली कि impulsive force क्या होता है और impulse क्या होता है। अब हम, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, तो इसके बाद हम धीरे धीरे और क्लासेज अपनी इस तरह से स्मॉल रिकॉर्डिंग करके चलाया करेंगे, पढ़ा करेंगे। लेकिन आप पहले देखिए कि कैसे ये होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं फॉर होमवर्क, अगली बार हम डिस्कस कर भी लेंगे इसको, जस्ट फॉर होमवर्क। ये दो ब्लॉक हैं और अभी ये आराम से ऐसे रखे हुए हैं। क्या किया, एक तीसरा पार्टिकल जिसका मास भी m है, कैपिटल M सेम है, इसको h हाइट से रिलीज कर दिया। फाइंड फर्स्ट पार्ट impulse of tension, second part impulse of normal, and third part final speed after the impact. एंड ये दिया गया है कि पार्टिकल कोलाइड्स एंड sticks to the slope। अगर आपको इसका आंसर चाहिए ट्राई करने के बाद, तो मैं बता देता हूँ, मैंने ओरिजिनली पहले प्रोफेसर HC वर्मा जो रिटायर्ड प्रोफेसर IIT कानपुर से, उनकी बुक से ही मैंने कभी ये कॉन्सेप्ट सीखा था, थ्योरेटिकली नहीं, उन्होंने कुछ सवालों में देके और ये कॉन्सेप्ट बनाया था। ठीक है, तो आजकल तो फिर भी चलो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, ट्रेंड हो गया है, पहले किताबों से जानना पड़ता था भाई क्या है क्या नहीं। तो वहाँ पे सवाल था, यहाँ पेन बना रखा है, एक पेन PAN, और आप पहले ट्राई करो, फिर ये एक सोल्ड एग्जाम्पल है, वहाँ एक चैप्टर है
सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन, उस वाले पार्ट में वर्क एनर्जी के बाद जो चैप्टर है उसमें सोल्ड है, नहीं तो हम अगली क्लास में लेते हैं चीज़। ठीक है भाई, थैंक यू।